Hello, good morning, and I'm Amit, and welcome to JP Foundation of the YouTube platform. And I hope you are doing well. और जिस इसका आप सबको इंतजार था ना, आज वो दिन आ गया है। और जो सेल चैप्टर मतलब बायोलॉजी का जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के मैंने सब कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया था, बट एक चीज़ रह गई थी क्या, एनसीईआरटीज रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो आज उसका भी हम लोग फाइनलाइजेशन कर देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ गया है और मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी एस्पिरेंट्स को, किसी भी सोना जाना बाबू जो भी अपने आप में आप लोग कहते हैं, तो वो चीज़ों को मैं दूर कर देना चाहता हूँ आज। ठीक है, तो माता रानी कृपा रही अच्छी खासी, और काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू दिल से, आप सबका ये प्यार दुलार और डेडिकेशन देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले तो टाइम के लिए मैंने लगा रखा है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। ये देखिए सच्चाई है, इसीलिए मैंने वक्त को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिएगा आप लोग। आप सबके लिए सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही होता है, वक्त, टाइम। अगर अपने वक्त को पकड़ना सीख लिया तो वक्त आपको पकड़ने के सिखा देगा कुछ ना कुछ, और आप एक अच्छे लाइफ मोटिव बन जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला ही क्वेश्चन पे। देखिए एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से देखा जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में देखा गया तो बहुत सारे एमसीक्यूज तो हैं, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी रख दी है वहां पर, इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी चीज़ों को घुमा फिरा के देख जाता है, टेक्स्ट लाइन से निकाल दिए जाते हैं, तो मैंने वो चीज़ों को कोशिश किया हो कि आपको मिल जाए। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विच प्लास्टिड्स आर द कलरलेस। कौन सी प्लास्टिड्स कलरलेस होती है या कलरलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको पता है कि हमने जब प्लास्टिड्स पढ़ा था तो मैंने आपको तीन चीज पढ़ाया था ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक मैं यहां पे लिख देता हूं ल्यूकोप्लास्ट। पढ़ा रखा था मैंने आपको पहले से ही। ठीक है, तो आपको जो पता है कि यार जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो क्लोरोफिल का रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस होता है, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है, कलरफुल है या कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें आपको कौन दिख रहा है कि जो एज नॉर्मली कलरलेस के फॉर्म में देखने को मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। भाई ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लियर है, ये आपको समझ में आया कि भाई हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। तो ऑप्शन हम लोग सी रखेंगे। देखिए एन अनरिप ग्रीन फ्रूट चेंज कलर व्हेन इट रिपेंस, द रीजन बिंग्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्लास में भी क्वेश्चन किया था, इसे एक बात बताओ, ये जो फ्रूट था जब कच्चा था तो ग्रीन था, लेकिन पकने के बाद वो पीला हो गया है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या होता है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए बात, यार ऐसा क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, क्रोमोप्लास्ट चेंज टू द क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्ट है वो चेंज हो रहा है किस फॉर्म में, क्लोरोफिल के फॉर्म में, या क्रोमोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो रहा है, या क्रोमोसोम्स चेंज टू क्रोमोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट चेंज टू क्रोमोप्लास्ट। ऑप्शन आपको सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो चेंज किसमें होता है, क्रोमोप्लास्ट में होता है। तो हम लोग किस पे ऑप्शन जाएंगे, डी पे जाएंगे। बाकी ये तीन हमारे पास क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या, द फिनोमेनन वेयर द साइटोप्लाज्म श्रिंक इन हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। देखिए हाइपरटोनिक मीडियम की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, हाइपरटोनिक की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले से ही, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें बोला गया कि यार इसमें ऐसे क्या प्रोसेस होती है जिससे वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, वो श्रिंक कर जाता है, तो उस प्रोसेस में क्या कहलाएगा, फ्रंटोलिसिस कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा, एसिडोलिसिस कहलाएगा, या एलोलिसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन सही जाएगा, प्लाज्मोलिसिस।
देखिए डैश 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 इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? आपको मैंने ये भी पढ़ा रखा है पहले से ना, कि जब एडीपी होती है वो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करती है तो क्या बनती है? एटीपी बनती है। तो ये हमारी क्या होती है? एक्टिवेट फॉर्म में क्या एनर्जी होती है। तो आपको कहीं एटीपी दिख रहा है? भाई दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चले हम लोग नेक्स्ट देखिए अगला, डैश डैश इज कॉल्ड पावर हाउस द सेल। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आप इसमें देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, लाइसोसोम्स, रेड ब्लड सेल्स, नन ऑफ दिस। भाई बोलते क्या? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर हाउस द सेल्स। चलिए देखिए नेक्स्ट, डैश 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 कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल टर्म किसने दिया हुआ था? ये गॉर्बेकियर दिया था, हैमलर दिया हुआ था, रॉबर्ट हुक दिया था, एंटोइन वॉन लेवेनहॉक ने, नन ऑफ दीज। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया हुआ था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो पूछा गया है, क्या बोला? ये इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोला गया, इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड्स ऑफ बैग्स। भाई ये तो पॉइंट एकदम सही बोला है। देखो जो जो सही जा रहा है पहले उसको टिक कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए, ये भी सही है। ऑल द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये तो पूरा गलत है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। देखो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो आपका रॉन्ग आंसर क्या हो गया? डी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नो वे, ये तो करेक्ट है ना, कहां से हो गया? तो मैं रॉन्ग चीज, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not the function of the vacuole in the plants? प्लांट्स में वैक्यूल से काम कौन सा नहीं होता है? क्या बोला? ये नॉट बोला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट पे याद रखा करिए, नॉट अगर क्वेश्चन हो तो नॉट ही आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, दे स्टोर द टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट, दे हेल्प विद द प्रोसेस ऑफ द सेल डिविजन्स, दे हेल्प टू मेंटेन द टर्जिसिटी, दे आर प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नन ऑफ द एबव। ये क्या करता है? टॉक्सिक वेस्ट स्टोर करता है? नहीं भाई, ये बाकी सब तो करता ही है, चारों करता है, लेकिन ये नहीं करता। राइट? बात समझ में आ गया आपको? चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। भाई वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देखिए प्रोटीन एंड लिपिड्स की बात बोल रहा है, रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें कहां बनता है? वो लाइसोसोम बनता है, क्रोमोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। आपको पहले से पढ़ा रखा हम लोगों ने, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, RER एंड SER, RER एंड SER, ठीक है, पहले से ही पढ़ा रखा है हम लोगों ने। अगर यहां पर इसको और डिटेल जाना है तो जाना वहां प्लेलिस्ट पे, वहां आपको मिल जाएगा, A to Z मिल जाएगा पूरा आंसर इसका। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, देयर बाय इक्वलाइजिंग वाटर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। क्या कहलाएंगे? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। भाई हायर टू लोअर क्या कर रहा है? वहां पर मूव कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू कर रहा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है। क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस कहलाएगा। देखिए कुछ चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या कहलाता? डिफ्यूजन कहलाता आपको। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द सेल्स एंड हाउ। सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, सीआरटी का भरपूर एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है, अगर आप लोग देखते हैं तो। इसका आंसर देखिएगा, 1665 कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। डिस्कवर्ड द सेल्स व्हाइल एग्जामिनिंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। देखिए ये देखिए पॉइंट, स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, थ्रू द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। किसके थ्रू बनाया गया था? सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के थ्रू बनाया गया था। उस टाइम उतना डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन इसने खुद से बनाकर बनाया हुआ था। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क रिजेंबल्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए, honeycomb like consisting numerous
teeny compartments, these minuscule boxes are referred to as cells. तो जो छोटे छोटे कंपार्ट थे, जो बॉक्सेस थे, क्या बोला गया? सेल बोला गया. किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने बोला. कब बोला? 1665 में बोला. तो जहां से क्वेश्चन मिल सकता है वहां से मैंने इसको आपको बना रखा है पहले से ही, आपको देख लीजिएगा. देखिए, Why is the cell is called the structure and functional unit of life? ये क्वेश्चन भाई, मतलब वैसे तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, सेल्स फॉर्म अ स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एंटिटी, मतलब हर एक पार्टिकल को बनाना कौन होता है? सेल करता है. अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, फर्दर एन ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट बॉडी. दे परफॉर्म द फंडामेंटल फंक्शंस एंड लाइफ प्रोसेसेस सच एज द रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. भाई इसमें भी काम आते हैं, वो भी आपको पता है यहां पर. इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंटिटीज दे परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, हैंस दे आर रिफर्ड टू एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं ना, तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी लैंग्वेज को लिखिए. इजीएस्ट है, मुझे लगा ये इजीएस्ट है, इसलिए मुझे आपको देना चाहिए था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं यहां पर. अगर आप इसको और इजीएस्ट लैंग्वेज लिखना है तो खुद की लैंग्वेज में लिखिएगा. मैं तो बोलूंगा कि आप एक बार क्वेश्चंस को पढ़ करके रिटर्न जरूर करिएगा, क्योंकि लास्ट में पेन रुक जाते हैं, तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा वहां पर. अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल्स? डिस्कस. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जहां पर एग्जाम्स में अच्छे बच्चे छोड़ देते हैं अक्सर कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन अच्छे से पढ़े नहीं होते, उनके बेस पे इसको करना होता है. देखिए, CO2 मूव्स डिफ्यूजन, कैसे है भाई? बाय डिफ्यूजन तरफ मूव कर रहा है. द सेलुलर वेस्ट accumulates इन हायर कंसेंट्रेशंस इन द सेल्स. सेल के अंदर क्या हमारी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वेयर एज द कंसेंट्रेशन ऑफ द CO2 इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग इज कंपेरेटिवली लोअर. ठीक है भाई, जहां पर सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर के एज कंपेयर टू देखा तो कम है, तो आपको क्या करेंगे? वहां पर डिफरेंस होगा ना. द डिफरेंस इज द कंसेंट्रेशन लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कॉजेज द CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन टू हायर टू लोअर. यही होता है हमारा क्या? हाउ टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स. दूसरा देखिए, वाटर देखिए, एज टू डिफ्यूज विद ऑस्मोसिस. ये क्या कर रहा है? ऑस्मोसिस. यहां पर डिफ्यूजन था, यहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है. कैसे हो रहा है भाई? सेल मेम्ब्रेन, इट्स मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेटेड रीजन्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल द अनइक्विलिब्रियम रिच्ड. और ये तब तक नहीं मूव, मतलब तब तक ये मूव करता रहेगा ना जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाएं. अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए देखिए, क्वेश्चंस को आप समझते रहिएगा, करते रहिएगा. अगला देखिए, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्यों बोलते हैं? भाई इतना तो आपको पता है कि यार बंदा आपके लिए है, आप उसके लिए हो, तो यहां पर एक तो बनता है क्या? लाइक. अगर नए तो सब्सक्राइबर तो बनता ही है. बाकी आपको जो कमेंट्स करने करिए, अगर कमेंट में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करवा दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको. और इतना तो समझ सकते हैं. ठंड अच्छा है ना? बहुत सही, कोई बात नहीं, ठंड का अलग ही मजा है. देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल्युलर मेम्ब्रेन as it is, देखिए, permits the movement of only certain molecules in and out. देखिए ये पॉइंट अच्छे से रखिएगा, वो कुछ ही मॉलिक्यूल क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स इनर साइड या आउटर साइड के लिए अलाउ करता है ना, परमिट करता है, वही हमारा क्या होता है. नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज. वो सबके लिए डिफ्यूज करने के लिए फ्री नहीं होता है, अक्रॉस मतलब अलाउ नहीं करता वहां पर, बस उन्हीं चीज करेगा जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल होगा, बाकी सबको रिजेक्ट. समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा. ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. ऐसे आपके बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी की बना हुआ है अच्छे से. अब आपको इसमें फिलअप करना है. ये क्या हमारे पास फिल द गैप्स
इलस्ट्रेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या फिर मैं यू कह लूं तो डिफरेंस बताना है भाई, ठीक है, डिफरेंस बताना है यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। देखिए जनरली साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, इसमें क्या होती है भाई, लार्ज होती है। बात तो सही है, साइज का यहां पर दिया हुआ है, न्यूक्लियर रीजन दिया गया है, वेल डिफाइंड है, सराउंडिंग है, स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर रीजन दिया गया है, बायोन्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स दिया गया है। अब ये जो को गैपिंग दिख रहा है ना, इसमें फिलअप करने हैं। फिलअप करने मतलब क्या है, आपको वो पॉइंट्स ऐड करने हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा नहीं यार मुझे इसको करना चाहिए। तो चलिए भाई मैं आपका इस भी सॉल्यूशन को कर दिया हूं। देखिए साइज मिला आपको, जनरली स्मॉल होती है, जनरली लार्ज होती है। दूसरा न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज द न्यूक्लियोइड। देखिए ये टर्म आपके एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट इज द न्यूक्लियोइड्स, क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोइड्स आपको पता होना चाहिए कि जो सेल मेम्ब्रेन का एब्सेंस होना होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड रीजन होती है। यहां पर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है। थर्ड देखिए दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम्स एंड देयर इज अ मोर देन वन क्रोमोसोम्स में क्या होता है, एक से ज्यादा पाया जाता है। तो आप सबको पता है यहां पर, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें देखिए बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंस होता है। क्लियर, चलिए देखिए कैन यू नेम द टू सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव स्टडीड द कंटेन देयर ओन डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कह सकते हो कि आपके कहीं के एग्जाम्स में आता रहता है हमेशा, ठीक है। तो जहां पे एग्जाम्स में आते हैं ना, तो उसको मुझे पता नहीं यार, नहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी बताना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी है और राइबोसोम्स भी लिख सकते हैं आप, राइबोसोम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और द केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब कुछ ऐसा चेंजेस देखने को मिल जाए, मतलब कोई हार्म हो जाए तो क्या होगा। यहां पर देखिए in the event of the any damage the cells and when the revival of the cells is not possible, lysosomes burst and enzymes digest such a cells. This is why lysosomes are known as, referred to as suicides of bag. ओ ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। देखिए ये थोड़ा सा गलती टाइप करने में दिक्कत हो गई है, यहां पर नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये यहां पर होगा, यहां पर देखिए ये वाला, इन इवेंट द एनी डैमेज द सेल्स व्हेन द रिवाइवल द सेल इज नॉट पॉसिबल, बस इतना ही लिखिएगा, ठीक है। ये पूरा मत करिएगा, बस इतना ही करिएगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये वाली लाइन एकदम सही है। इसके बाद जो लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट द सच सेल, दिस वाज लाइसोसोम्स, ये वर्ड यहां पर ये वाले में आपको करना था, ठीक है। वाई सुसाइडल ऑफ बैग इज नोन एज अ सुसाइड्स ऑफ बैग्स, ये आप लाइसोसोम्स में बात करेंगे। जैसे व्हेन देयर इज अ डैमेज टू सेल्स व्हेन रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल, लाइसोसोम्स मे बी बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट, दैट्स व्हाई। तो ये क्वेश्चन इसी में मर्ज हो गया, तो इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहे हैं। ये बस इतना ही लिखेंगे ऊपर लाइन को, ठीक है। वो टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आगे पीछे हो गया था। नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल्स, प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर होती है। तो आपको पता है प्रोटीन इन सेल्स टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, कहां पर होती है, राइबोसोम्स में होती है। एंड राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों, राइबोसोम्स आर द पार्टिकल्स दैट इज द फाउंड अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कहां पाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है। अगला देखिए, मेक द कंपैरिजन एंड राइट डाउन व्हेन विच प्लांट आर द डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स, मतलब सिंपल बोल दिया जाए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस मुझे बताइए। तो आप कुछ इस तरीके से चार्ट बना करके करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके चार्ट बनाएंगे और चार्ट बना करके आप यहां पर करेंगे इसको। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स सेल वॉल, प्लांट में प्रेजेंस होता है जबकि एनिमल में एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी बात देखिए, मैंने कोटेशन होता है, ये जो किनारे लिखा ना कैरेक्टरिस्टिक्स सेल में, एक कोटेशन बोलते हैं हम लोग। शेप ऑफ द सेल कैसा होता है, विथ डिस्टिंक्ट एजेस, मतलब डिफरेंट यहां पर एजेस होती है। शेप इज आइदर द रेक्टेंगुलर और द
स्क्वायर इन शेप्ड, या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा। देखिए राउंडेड एंड इरेगुलर शेप होगा, किसमें? एनिमल सेल्स में। तीसरा देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट, इट इज लाइट ऑन द वन साइड ऑफ द सेल, सेल के किसी एक कॉर्नर पड़ा होगा, और ये क्या होगा? प्रेजेंट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये क्या होगा? सेंटर में होगा, वो कहीं किनारों में पड़ा होगा। लाइसोसोम्स रेयरली प्रेजेंट, मतलब कभी कभी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन यहां पर हमेशा रहेगा लाइसोसोम्स। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है जबकि इसमें एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स सिंगल और द फ्यू लार्ज वैक्यूल्स दैट आर सेंट्रली लोकेटेड, ये क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंस होता है। और यहां पर प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस एंड स्मॉल वैक्यूल्स, मतलब यहां पर हो भी सकता है, नहीं भी सकता, और जब साइज छोटी हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए हाउ प्रोकैरियोटिक डिफरेंट टू अ यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस देख लीजिएगा। साइज काफी छोटी है, यहां पर काफी बड़ी है, दिख रहा है आपको। न्यूक्लियर इज नॉट वेल डिफाइंड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ड्यू टू द रिफर्ड इज द न्यूक्लियर, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ रखा हुआ है, इसको भी उसको भी, तो क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया गया है यहां पर बस। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड और द ब्रोकन डाउन, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या ब्रेक हो तो क्या होगा यहां पर? देखिए the plasma membrane is ruptured or the breakdown, the molecules of the some substance will freely move in and out the cells, so क्या करेंगे? in and out move करना start कर देंगे, and the plasma membrane act as mechanical barrier, वो क्या काम करता है? mechanical barrier का काम करता है, and the exchange of the material from its surrounding through osmosis diffusion a cell wall was not take place, तो यहां पर सेल वॉल या फिर प्लाज्मा में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, एंड कंसिक्वेंटली द सेल would die due to the disappearance of the प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स, तो जहां पर प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? सेल डैमेज हो जाएगा, डेड कर जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड हैपन द सेल इज देयर इज द नो गोल्गी apparatus, अगर गोल्गी apparatus नहीं हो तो क्या होगा भाई? देखो the Golgi apparatus consists of stacks of the membranes bound vesicles whose functions are as follows, देखिए मेन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सब्सटेंस, ये है गोल्गी apparatus का मेन परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखिए विदाउट द गोल्गी apparatus the cell will be disabled for packaging and dispatching materials that were produced by the cells। ठीक है, तो किसी चीज को अगर सेल्स बना रहा है तो उसको पैकेज भी तो करना होगा ना, पैकिंग करने काम करेगा, फिर इसको डिस्पैच भी करना होगा, तो वो सारे परफॉर्मेंस क्या होंगे? स्टॉप कर जाते हैं। एंड द गोल्गी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, हैंस द एब्सेंस ऑफ द गोल्गी apparatus सेल विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। आई होप आप सबको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे और इनके आंसर्स भी। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन द पावर ऑफ द सेल्स, भाई जो सेल ऑर्गेनल्स पावर हाउस ऑफ द सेल होता है तो क्यों बोला जाता है? देखिए नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ, एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP adenosine triphosphates molecules essential for the numerous chemicals activities life. So ATP is often referred to as energy or currency of the cell. जितने क्वेश्चंस है सबको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्स में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो अगर एग्जाम्स में आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए, क्योंकि इतना अगर मेहनत कर रहा है ठंड में तो आपको तो भाई रिजल्ट अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, where do these lipids and proteins are constituted in the cell membrane to get synthesized, कहां पर होता है? लिपिड synthesized in the endoplasmic reticulum, पहले से आपको बता रखा है, उधर ही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन हो गया यहां पर। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन फूड्स, अमीबा में फूड कैसे आता है? तो आपको अभी याद होगा यहां पर एंडोसाइटोसिस, अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। देखिए membrane is flexible through the particles engulfed forming the food vacuoles girdling which is the assisted by the pseudopodia, ये नाम याद रखिएगा pseudopodia, और जो प्रोसेस इसमें होता है खाने का वो क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होती है, and amoeba secretes the digestive enzymes to bring about the digestion of the engulfed particles once food is trapped। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एंडोसाइटोसिस होती है या फिर यूं कह लें कि हम लोग
स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर वाटर करंट, क्योंकि भाई फाइन एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है और वहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ों को खाता नहीं है, तो वाटर करंट के थ्रू वहाँ से फूड पार्टिकल्स आते हैं, इन्वॉल्व होता है, फिर उसको इंगल्फ करता है, देन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है और फिर वो खा पी करके मस्त हो जाता है। ठीक है। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ये भी क्वेश्चन भाई अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। The process of movement of the water molecules from a region of the higher concentration toward the lower concentrations through semi-permeable membrane is known as osmosis. ठीक है, ये ऑस्मोसिस का है फॉर्म कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर कुछ भी हायर टू लोअर्स है, अब उसको याद रखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, मैं इसको डायरेक्टली यहां पर आंसर बता देता हूं क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज है। देखिए पहले का आंसर, वाटर एक्युमुलेशन इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी एज अ डिफरेंट इन द वाटर कंसेंट्रेशन। ठीक है, पहले का रहेगा इट इज ऑब्जर्व देयर बाय द एंडो ऑस्मोसिस। क्या होगा? एंड ऑस्मोसिस होगी यहां पर, अकर एज अ सेल एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा देखिए, पोटैटो इज essential in this experiment as the significant to compare to the different secretion seen in the potato cups B, C and D. Potato A in his experiment clearly shows that the potato cavity on its own cannot bring about the water movements. See, the cup A is does not show any change in the water's flow concentration, the osmosis towards required concentrations required concentrations to be higher from the other. Cell D is dead, thus there is no existence of the semi-permeable membranes for the water, so consequently last देख लीजिएगा, which type of division is required is growth and repair for the body and which type is involved in the formation of the gametes. Solution, mitosis and meiosis. देखिए जो माइटोसिस होता है वो आपके लिए क्या करेगा? ग्रोथ के लिए, ठीक है, रिपेयर के लिए यूज करेगा, एंड जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल के लिए रिप्यूज करेगा, जर्म सेल्स के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रोथ एंड रिपेयर एंड दिस इज द मियोसिस टाइप्स डिवीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अंडरस्टूड? आई होप आप सबको पहले लेसन का सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस कुछ एमसीक्यूज एक्स्ट्रा मुझे समझ में आया, मैंने रखा, और उसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा। और तब तक के लिए माता रानी कृपा पे बनी रहे, आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके लिए राधे राधे, जय माता दी।